मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को केस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बतलाई थी। आज हम लोग आगे देखते हैं। सैनिक शासन को हटाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली आंदोलन या मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में जानेंगे कि मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। संविधान में संशोधन हुए जिससे संसदीय शासन प्रणाली की पुनः स्थापना हुई। चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सफलता मिली, इसलिए बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। उनके हटने के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। जुलाई 1999 में कारगिल की लड़ाई में पराजय ने नवाज शरीफ के नेतृत्व को अलोकप्रिय बना दिया। तब सेना के अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया ली। शरीफ देश छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद लोक निर्णय का आडंबर रचाकर मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। अपनी व्यवस्था को लोकतांत्रिक जामा पहनाने के उद्देश्य से मुशर्रफ ने 2003 में चुनाव कराए। शौकत अजीज को प्रधानमंत्री का पद मिला। 2008 के चुनावों के बाद राष्ट्रपति मुशर्रफ को त्यागपत्र देना पड़ा। वहां लोकप्रिय शासन की स्थापना हुई। 9 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 9 सितंबर 2013 को ममनून हुसैन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तथा प्रधानमंत्री का पद नवाज शरीफ ने संभाला। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नवाज शरीफ को पनामा केस में अयोग्य करार दिया गया, जिसके कारण उन्होंने 28 जुलाई 2017 को त्यागपत्र दे दिया था। 1 अगस्त 2017 को शाहिद अब्बासी ने पद संभाला। सन 2018 के आम चुनावों के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-हिंद के इमरान खान प्रधानमंत्री बने। ऐसी घटनाएं दर्शाती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का उतार चढ़ाव चलता रहा है, जिससे वहां पर राजनीतिक विकास व राजनीतिक पतन की संज्ञा दी जा सकती है। संविधान बनता है, बदलता है, हट जाता है, नया संविधान आता है, वह भी बदलता रहता है। पाकिस्तान के राजनेतागण संविधानवाद का अर्थ नहीं जानते। धर्म सापेक्ष राज्य होने के नाते उलेमा अपनी सरकार पर दबाव बनाए रहते हैं कि हर कार्य इस्लाम के सूत्रों के अनुकूल होना चाहिए। वे अपनी व्याख्याओं के अनुसार राजकीय कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। जनमत बहुत दुर्बल है, क्योंकि प्रेस व जनसंचार के साधनों एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कड़े अंकुश लगे हैं। राज्य की ओर से आतंकवादी तत्वों को समर्थन मिल रहा है, जिससे पड़ोसी राज्यों जैसे अफगानिस्तान व भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। तो बच्चों, यह था सैनिक शासन को हटाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली आंदोलन। तो हम लोग अब आगे देखते हैं केस ऑफ नेपाल, यानी नेपाल का मामला। नेपाल का क्या मामला था? नेपाल कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है, जिससे 1950 में क्रांति करके अलोकप्रिय राणाओं के प्रभुत्व को हटाया तथा राजा
त्रिभुवन को समर्थन देकर उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। 1955 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्र नरेश हुए, जिन्होंने संविधान लागू करके ऐसी संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की जिसमें प्रधानमंत्री को सत्ताधारी बनाया गया, किंतु राजा की प्रभावी स्थिति भी बरकरार रही। 1959 में जे.पी. कोइराला निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। जनवरी 1961 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था की घोषणा की, जो उनके देश में लोकतंत्र की जड़ें बनाएगी, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजा ने राजनीतिक दलों को वर्जित कर दिया, विपक्षी नेताओं को बंद कर दिया तथा लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित कर दी। ऐसा लगा कि नरेश अपने देश में दलहीन पंचायत लोकतंत्र चाहते थे। 1962 में नया संविधान लागू हुआ, जिसकी मुख्य विशेषताएं थी हिंदू राज्य की स्थापना, सक्रिय शाही नेतृत्व, दलहीन व्यवस्था, सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 2008 में नेपाल में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें माओवादियों को बहुमत मिला। एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके तहत नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। जून 2008 में राजा ज्ञानेंद्र ने अपना पद त्याग दिया। नेपाल गणतंत्र हो गया। राम वरण यादव राष्ट्रपति व प्रचंड प्रधानमंत्री हो गए। प्रचंड ने मई 2009 को त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 1972 में महेंद्र के निधन के बाद उसके पुत्र वीरेंद्र राजा बने। उन्होंने इस संविधान में अनेक संशोधन किए, लेकिन देश में विरोधी तत्व सक्रिय राजतंत्र की आलोचना करते रहे हैं। जून 2004 में बड़ी दुर्घटना हुई जब राजकुमार ने राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या तथा शाही घराने के कई लोगों की हत्या कर दी। तब उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र राजा बने। साम्यवादी चीन से प्रेरणा लेने वाले माओवादियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। सारे देश में हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। सेना ने शासन संभाला। शाही निरंकुशवाद से निपटने के लिए नेपाल की 7 बड़ी पार्टियों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया। गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने आग्रह किया कि माओवादी नेता प्रचंड को वार्ता में शामिल किया जाए। अब ये मांगे उठी, बहुदलीय व्यवस्था बहाल की जाए, लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी की जाए, राजपद की सक्रियता समाप्त की जाए, राष्ट्रीय पंचायत को सच्चे अर्थ में सत्ताधारी बनाया जाए, कानून का शासन स्थापित हो, नया संविधान बनाया जाए आदि। प्रधानमंत्री कोइराला तथा माओवादी नेता प्रचंडा ने संयुक्त राष्ट्र संघ से निवेदन किया कि उसके अधिकारियों की देखरेख में संविधान निर्माण का कार्य हो तथा उग्रवादी गुट अपने हथियारों का समर्पण करे तथा माधव कुमार प्रधानमंत्री बने। राम वरण सन 2015 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। वर्तमान में विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है तथा प्रधानमंत्री के पद पर खड्ग सिंह ओली हैं। अब नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य के रूप में जाना जाता है, किंतु राजनीतिक दलों में अभी भी बहुत संघर्ष हैं, जो लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त
संविधान सभा भी एक विवादास्पद निकाय रही है जो 2 कार्यालयों में भी संविधान का निर्माण नहीं कर सकी थी। अतः इसका कार्यकाल बार बार बढ़ाया गया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगले 6 माह में संविधान निर्माण न कर पाने पर संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। संविधान निर्माण न कर पाने पर 28 जून 2012 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अंततः अनेक उतार चढ़ावों के बाद सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान स्वीकार कर लिया गया। तो यह था नेपाल का मामला या केस ऑफ नेपाल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।